नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड इतिहास की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, जिसकी आपकी सेकंड क्लास आज ये रहने वाली है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखिए उत्तराखंड का जो प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल जो था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। सीरीज से आप चलेंगे तो आपका जो इतिहास का जो भी सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाएगा उत्तराखंड इतिहास का। देखिए, उत्तराखंड इतिहास हमेशा से ही ग्रुप सी और आपका जो यूकेपीएससी द्वारा एग्जाम जो कराए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बच्चे बहुत उलझ जाते हैं कई बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये वीडियो और ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए इतिहास के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो होप सो आप पूरी सीरीज को जरूर देखेंगे। अभी ये सेकंड ही क्लास है, अभी और भी क्लास ये आएंगी अभी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में देखिए क्लास सेकंड में हम लोग बात करेंगे कुनिंद वंश के बारे में। कुनिंद वंश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कृतपुर राज्य के अंतर्गत किस वंश की स्थापना हुई थी? तो किस वंश की स्थापना हुई थी? कुनिंद वंश की स्थापना हुई थी कृतपुर राज्य के अंतर्गत। उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश किसे माना जाता है? तो कुनिंद वंश को ही माना जाता है उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश किसे माना जाता है? तो कुनिंद वंश को माना जाता है। कृतपुर राज्य का क्षेत्र कहां कहां पर विस्तरित था? तो कहां कहां पे था? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रुहेलखंड, यूपी। तो कृतपुर राज्य था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रुहेलखंड, यूपी में विस्तृत था। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत में कुनिंदों को द्विजमुख, जिसमें देखिए द्विज का अर्थ क्या है? दो बार जन्म लेने वाला। तो महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया, द्विजमुख कहा गया है, जिसका अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, कुनिंद वंश के संबंध में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो कुनिंद वंश की जानकारी हमें अभिलेखों और मुद्राओं से प्राप्त होती है। तो मोस्टली जो जानकारी प्राप्त होती है अभिलेखों और मुद्राओं से ही प्राप्त होती है कुनिंद वंश की के संबंध में। अगला पॉइंट देखिए, कुनिंद कालीन अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए? तो भरहूत और मथुरा से प्राप्त हुए। तो भरहूत और मथुरा से प्राप्त हुए, दोनों नाम आपने याद रखने। कुनिंद कालीन अभिलेख। कुनिंद कालीन शासकों ने कौन सी धातु के सिक्के चलाए? तो देखिए, ताम्र, रजत या रजत जिसको चांदी भी कहा जाता है, तो तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे कुनिंद वंश के शासकों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, अगला पॉइंट देखते हैं। कुनिंद लोग किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे कुनिंद। तो इंपॉर्टेंट है। कुनिंद शासकों की मुद्राएं कितने भाग में बटी थी? तो तीन भागों में बटी थी। अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर, इसको चित्रेश्वर भी कहा जाता है। तो यानी अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और चित्रेश्वर प्रकार की तीन भागों में मुद्राएं विभाजित थी कुनिंद शासक में। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है पॉइंट देखिए, उत्तराखंड के हिमालयी प्रदेशों में कुनिंद कालीन मुद्राएं कहां कहां से प्राप्त हुई? तो उत्तराखंड के जो हिमालय प्रदेश हैं, हिमालय क्षेत्र हैं, वहां देखिए हत्यूड़ जो आपका टिहरी में, वहां से आपके कुनिंद कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी। देवडूंगा उत्तरकाशी में, यहां से भी प्राप्त हुई। सुमाड़ी का भेंट गांव पौड़ी, सुमाड़ी जो आपका पौड़ी में है, उसके भेंट गांव से भी कुनिंद कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी। और कत्यूरी घाटी अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी। यानी कि टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी कुनिंद कालीन मुद्राएं। अगला पॉइंट है आपका देखिए, पाणिनि ने कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कुलीन शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए? कुनिंदों के लिए। किसने? पाणिनि ने। कौटिल्य ने किसका प्रयोग किया था कुनिंदों के लिए? कुलिंद का प्रयोग किया था। वही टालमी ने किसका किया था? कुलिंदर का प्रयोग किया था कुनिंदों को संबोधित करने के लिए। यानी कि देखिए, पाणिनि कुलीन, कौटिल्य कुलिंद और टालमी कुलिंद्र। तो तीनों आपको नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत कुनिंदों का शासन कितने भागों में विभक्त?
था। तो 3 भागों में विभक्त था, पूर्ववर्ती कुनिंद, मध्यवर्ती कुनिंद और उत्तरवर्ती कुनिंद। तो 3 भागों में ये आपका विभक्त था कुनिंद शासन, पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती और उत्तरवर्ती। आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती कुनिंद किसके समकालीन थे? तो महाभारत कालीन थे। जो पूर्ववर्ती कुनिंद थे वे किसके समकालीन थे? तो महाभारत कालीन के संबंध के समकालीन थे। पूर्ववर्ती कुनिंदों में किस राजा का वर्णन मिलता है? तो राजा सुबाहु का वर्णन मिलता है। किसमें? पूर्ववर्ती कुनिंद में, जो महाभारत कालीन के इक्विवेलेंट था, राजा सुबाहु। राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीनगर थी, जिसको सुबाहुपुर कहा जाता था। तो राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। मध्यवर्ती कुनिंद किसके समकालीन थे? तो मौर्य के समकालीन थे। देखिए, जो पूर्ववर्ती कुनिंद थे वे आपके किसके समकालीन थे? वो महाभारत कालीन थे। मध्यवर्ती कुनिंद किसके समकालीन थे? मौर्य के समकालीन थे। तो मध्यवर्ती कुनिंदों की राजधानी की थी कालकूट थी, यानी कि कालची। कालची का पुराना नाम क्या है? कालकूट है। तो मध्यवर्ती कुनिंदों की राजधानी क्या थी? कालची, कालकूट थी। उत्तरवर्ती कुनिंद किसके समकालीन थे? तो गुप्तों के समकालीन थे उत्तरवर्ती कुनिंद। तो आपको तीनों आपको याद रखने कि किस किस के समकालीन थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार, तो ये जो उत्तरवर्ती कुनिंद है ये किसके समकालीन थे? गुप्तों के समकालीन थे। किससे इसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के से जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरवर्ती कुनिंद की राजधानी क्या थी? बेहट, जिसको सहारनपुर भी कहा जाता है। सहारनपुर का पुराना नाम क्या था? बेहट था। तो उत्तरवर्ती कुनिंदों की राजधानी थी वह। कुनिंद कालीन की कौन सी मुद्राएं सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? तो सबसे पुरानी अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं पर किसका अंकन मिलता है? तो मृग एवं द्विहस्त देवी का अंकन मिलता है। तो मृग और द्विहस्त देवी का अंकन मिलता है किसमें? अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में। तो ये आपने दोनों नाम याद रखने, मृग और द्विहस्त देवी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? तो कत्यूरी घाटी क्षेत्र, जो आपका जोशीमठ में है, जोशीमठ के कत्यूरी घाटी क्षेत्र से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो आपने याद रखना है जोशीमठ से प्राप्त हुई हैं। जोशीमठ की कत्यूरी घाटी से प्राप्त हुई है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की कुल संख्या कितनी है? तो 54 है। ये आपको याद रखना है, डिजिट 54 है आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की कुल संख्या। नेक्स्ट, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को कहां पर रखा गया है? तो देखिए, 4 तो आपके लंदन म्यूजियम में रखे हुए हैं, 50 मुद्राएं आपकी जीबी पंत संग्रहालय अल्मोड़ा में रखी हैं। तो टोटल आपकी 54 हो गई, जिसमें से 4 लंदन म्यूजियम में हो गए और 50 आपकी कहाँ है? जीबी पंत संग्रहालय अल्मोड़ा में रखी गई है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर किन किन शासकों का नाम है? तो किन किन का है? हरिदत्त का है, शिवदत्त का है और शिवपालिका का है। तो ये तीनों के नाम आपके हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, हरिदत्त, शिवदत्त और शिवपालिका। तीनों नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अमोघभूति ने किस प्रकार की मुद्राएं चलाई थी? तो तांबे एवं चांदी की मुद्राएं चलाई थी अमोघभूति ने। अमोघभूति की मुद्राओं पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी एवं खरोष्ट लिपि का प्रयोग हुआ है अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में। दोनों याद रखने हैं। देखिए, मुद्राओं से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका कुनिंद वंश का जो ये है, ये वाला जो चैप्टर है, इससे अधिकतर जो मुद्राओं से ही बनती हैं, सो क्वेश्चन बनते हैं। तो अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में किस प्रकार की लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है? किस अमोघभूति जो आपके मुद्राएं हैं वे तांबे और चांदी की बनी हुई थी। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देखिए, सतलज व्यास नदी से लेके अलकनंदा घाटी के मध्य से। तो कहाँ कहाँ से? सतलज व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी घाटी के मध्य से प्राप्त हुई हैं अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये आपको। छत्रेश्वर प्रकार यानी कि चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानक शिव प्रकार की मुद्राएं। तो जो आपका चित्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनको स्थानक शिव प्रकार की मुद्राओं के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? तो तराई व शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर किसका अंकन है? तो
अधिष्ठता देव शिव, यानी कि जो शिव हैं उनका अंकन है आपका चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो ये पूछा जाता है, अमोघभूति था कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। कुनिंद वंश के किस शासक ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो अमोघभूति ने ही की थी महाराजा की उपाधि धारण। कुनिंद राजा का कुनिंद राजा मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे। तो नाग पूजा और प्रकृति पूजा करते, यानी कि नाग देवता की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे कुनिंद राजा। कुनिंद राजा किन किन धर्मों से संबंधित थे। तो बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों से ही संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, उत्तरवर्ती कुनिंद को पूर्ववर्ती कुनिंद कहा जाता है, परिवर्तित कुनिंद कहा जाता है। तो उत्तरवर्ती कुनिंद को और क्या कहा जाता है, परिवर्ती कुनिंद भी कहा जाता है। परिवर्ती ऑब्लिक उत्तरवर्ती की मुद्राएं हमें किन किन स्थानों से प्राप्त हुई। तो दुगड्डा पौड़ी से, भेंटगांव पौड़ी से प्राप्त हुई हैं आपकी परिवर्ती और उत्तरवर्ती की मुद्राएं। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला पॉइंट, दुगड्डा और भेंटगांव से प्राप्त मुद्राओं में किन किन शासकों का उल्लेख है। तो छत्रेश्वर, भानु और राव, ये इन तीनों शासकों का उल्लेख है आपका दुगड्डा और भेंटगांव से प्राप्त मुद्राओं। तो नाम आपने याद रखने हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कब खोजी गई थी। तो 1914 में खोजी गई थी, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कब खोजी गई थी, 1914 में खोजी गई थी। ये सभी ताम्र मुद्राएं। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो जितनी मुद्राएं हैं ये आपकी किससे बनी है। तो तांबे से बनी है, तांबे से बनी है, यानी ताम्र से बनी है। इनका वजन कितना है, 119 से 327 ग्रेन है। तो ये आपको वजन भी याद रखना है, कई बार वजन भी पूछ सकता है। 119 से 327 ग्रेन वजन है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के। कब खोजी गई थी, 1914 में खोजी गई थी। किससे बनी है, तो तांबे से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, चौपकिया कहाँ है। तो कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में है। पौड़ी जेल कब बनी थी, 1821 में बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, उत्तरवर्ती कुनिंद के समय कालसी पर किस राजवंश का अधिकार था। तो किसका था आपका, ये आपका वर्षगोन्य राजवंश का इसमें आपका वो था, कालसी पर राजवंश था किसका, वर्षगोन्य का। वर्षगोन्य राजवंश का सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाता है, शीलवर्मन को माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वर्षगौण्य राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, शीलवर्मन था। वर्षगौण्य राजवंश के किस शासक द्वारा 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए थे। तो शीलवर्मन द्वारा 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए थे, जिसमें देखिए 3 अश्वमेघ यज्ञ उत्तराखंड के कालसी में हुए थे। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। शीलवर्मन ने अपने अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण करवाए थे। तो ब्राह्मी लिपि में करवाए थे शीलवर्मन ने अपने अभिलेख। भाषा क्या थी उसकी, संस्कृति। तो लिपि आपकी ब्राह्मी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, उत्तरवर्ती कुनिंद के समय हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में किस राजवंश का अधिकार था। तो कुलुथ राजवंश का अधिकार था हिमाचल प्रदेश में। कब, उत्तरवर्ती कुनिंद के समय। कुलुथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो वीरयश था आपका कुलुथ वंश का सबसे प्रतापी राजा, आपने याद रखना है। उत्तरवर्ती कुनिंद के समय गौविषाण जिसको काशीपुर कहा जाता है पर किस राजवंश का अधिकार था। तो मित्र राजवंश का आपका अधिकार था। कब, उत्तरवर्ती कुनिंद के समय। कहाँ, गौविषाण काशीपुर में। अगला पॉइंट, मित्र राजवंश के संबंध में हमें किन किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र की जानकारी प्राप्त होती है। कुनिंद के बाद उत्तराखंड पर किसने शासन किया। तो कुनिंद शासकों के बाद किसने किया था, शकों ने किया था। तो आपको याद रखना है सीक्वेंस। शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। तो मध्य एशिया, यानी कि चीन के निवासी थे आपके जो शक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तराखंड में शकों का अंत किसने किया। तो कुषाणों ने किया। यानी कि देखिए सबसे पहले आपका कुनिंद आ गए, उसके बाद आपके शक आ गए, उसके बाद गए कुषाण आ गए। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुजुल कर्णफिसिज था आपका भारत में कुषाण वंश का शासक। यानी कि भारत में कुषाण वंश की की स्थापना थी किसने की थी, कुजुल कर्णफिसिज ने की थी। तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड क्षेत्र पर कुषाणों का शासन किस राजा के समय हुआ। तो उस समय राजा कौन था, कनिष्क प्रथम के समय हुआ था उत्तराखंड क्षेत्र पर कुषाणों का शासन। कुषाण शासकों की मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई। तो वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त हुई, मोरध्वज कोटद्वार से प्राप्त हुई, गौविषाण काशीपुर से प्राप्त हुई। यानी कि ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर।
वीरभद्र आपका ऋषिकेश का पुराना नाम है। मोरध्वज आपका कोटद्वार को कहा जाता था। गौविशाल आपको काशीपुर को कहा जाता। तो यहाँ से कुषाण शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। उत्तराखंड क्षेत्र में प्रचलित शक संवत किसकी देन है? तो कुषाणों की देन है। तो उत्तराखंड में देखिए शक संवत जो चलता है वह किसकी देन है? वह कुषाणों की देन है। कब ये आपका बना था? आपका 78 ईस्वी में शक संवत बना था आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कुषाणों के पतन के समय उत्तराखंड क्षेत्र में प्रमुख राजवंश कौन था? तो योध्याय था। यानी कि जब कुषाणों का पतन हुआ था तो उस समय उत्तराखंड में किसका वो था आपका, किस राजवंश का शासन था? तो योध्याय राजवंश का शासन था उस समय। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कुषाणों के बाद उत्तराखंड में किसका अधिकार हुआ? तो कुषाणों के बाद कौन आया? आपके गुप्तों का हुआ। गुप्तों के संबंध में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में गुप्तों का शासन था कुषाणों के बाद। गुप्तों के बाद राज्य पर किसका अधिकार हुआ? तो नागों का, यानी कि नाग राजवंश का आपका हुआ आपका गुप्तों के बाद। नागों के संबंध में हमें जानकारी राज्य में स्थित नाग मंदिरों से प्राप्त होती है। तो नाग वंश की जानकारी नाग मंदिर से प्राप्त होती है। जैसे बागनाथ मंदिर आपने सुना होगा। प्रसिद्ध बेरीनाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है बेरीनाग मंदिर। नागों से संबंधित प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो गोपीनाथ मंदिर आपका गोपेश्वर चौमोली में है। तो क्या है? आपका नाग से संबंधित है। उत्तराखंड में नागों की सत्ता को किसने समाप्त किया? तो मैखुरियों ने समाप्त किया। मैखुरियों ने समाप्त किया नागों की सत्ता को। तो आपने सीक्वेंस आपको याद रखना है कि कौन कौन कब कब आए आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, मैखुरियों के बाद उत्तराखंड में किसका शासन हुआ? तो वर्धन वंश का शासन हुआ। तो यानी कि मैखुरियों के बाद आपका किसका शासन हुआ? वर्धन वंश का शासन हुआ। तो वर्धन वंश के शासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो वर्धन वंश का शासन मुख्यतः कहाँ पर हुआ करता था? तो मथुरा क्षेत्र में हुआ करता था वर्धन वंश का शासन। वर्धन वंश का संस्थापन कौन था? पुष्यभूत था। तो पुष्यभूत ने की थी आपके वर्धन वंश की स्थापना। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तो हर्षवर्धन था। यानी कि हर्षवर्धन भी आपका वर्धन वंश का ही था। तो सबसे शक्तिशाली शासक था ये। वर्धन वंश के किस शासक के समय इनका अधिकार उत्तराखंड क्षेत्र पर हुआ था? तो हर्षवर्धन के समय, जब हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था तो उस समय इनका अधिकार उत्तराखंड के क्षेत्र पर हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने उत्तराखंड क्षेत्र में शासन करने के लिए किसे अपना सामंत चुना था? तो यशोवर्मन को चुना था। यशोवर्मन हर्षवर्धन का सामंत था जिसने उत्तराखंड क्षेत्र पर शासन किया था। हर्षवर्धन के समय कौन कौन से चीनी यात्री हरिद्वार आए थे? तो हेनस्वांग आए थे आपके हर्षवर्धन के समय हेनस्वांग जो चीनी यात्री थे हरिद्वार आए थे। हेनस्वांग ने अपनी चीनी ग्रंथ में हरिद्वार को नाम दिया। तो किस नाम से दिया? मोयूलो, यानी कि मयूरपुर जिसको कहा था। हेनस्वांग ने अपनी चीनी ग्रंथ में हरिद्वार के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? मोयूलो का प्रयोग किया था। मैखुरियों के बाद उत्तराखंड क्षेत्र में किसने शासन किया? तो वर्धन वंश ने शासन किया। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन से चीनी यात्री उत्तराखंड आए थे? तो हर्षवर्धन के समय कौन आए थे? हर्षवर्धन के समय आपके हेनस्वांग आए थे। कब आए थे? 634 ईस्वी में आया था। भारत में 629 ईस्वी में आया। तो आपने ये याद रखना है। उत्तराखंड में क्या आया? 634। अगर बात करेंगे भारत में कब आया था, तो भारत में 629 ईस्वी में आया था। उत्तराखंड में 634 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेनस्वांग ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सी यू की आपकी चीनी यात्रा वर्णन है हेनस्वांग की, उसमें उत्तराखंड यात्रा का वर्णन किया है उसने, हेनस्वांग ने। तो क्या बुक का नाम है? सी यू की। अपने यात्रा वृतांत में हर्षवर्धन ने उत्तराखंड को क्या नाम दिया? तो पोलीहीमोयूलो, जिसको ब्रह्मपुर कहा जाता है। तो ये इसको कहा गया था, उत्तराखंड को कहा गया था। हेनस्वांग ने हरिद्वार को क्या नाम दिया? तो मोयूलो दिया था, मयूरपुर जिसको बोला जाता है। हेनस्वांग ने गंगा नदी को क्या नाम दिया था? तो महाभद्रा दिया था। हेनस्वांग ने गंगा नदी को क्या नाम दिया? महाभद्रा दिया था। हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में शासन चलाने के लिए किसे अपना सामंत नियुक्त किया था? तो यशोवर्मन को किया था। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया। यशोवर्मन को किसने पराजित किया? तो कश्मीर के शासक
ललितादित्य ने किया था यशोवर्मन को पराजित, तो आपने याद रखना है। ललितादित्य से पराजित होकर यशोवर्मन ने कहाँ पर शरण ली? तो जब जो आपके यशोवर्मन थे, जब ललितादित्य से पराजित हो गए थे, उन्होंने कहाँ शरण ली थी? तो कश्मीरी हाट, जो चमोली के जोशीमठ में है आपका कश्मीरी हाट, वहां पे ये यशोवर्मन ने आप शरण ली थी ललितादित्य से पराजित होने के बाद। यशोवर्मन ने पुनः अपनी राजधानी किसे बनाया? तो कश्मीरी हाट को बनाया, जहां उन्होंने शरण ली थी। यशोवर्मन द्वारा अपना सामंत किसे नियुक्त किया गया? तो बसंत देव को नियुक्त किया गया था अपना सामंत। किसने किया था? यशोवर्मन ने किया था। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद बसंत देव ने किस राजवंश की स्थापना की? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की यशोवर्मन की मृत्यु के बाद बसंत देव ने, यानी कि बसंत कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन हो गए? बसंत देव हो गए। तो देखिए ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने कुनिंद वंश के और वर्धन वंश के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन नोट्स से आपको बहुत हेल्प रहने वाली है। आप इन वीडियोस को और इस सीरीज को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और अगर चाहें तो साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए क्लास 3 जब आएगी, उसमें हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो पहली क्लास है उसको भी देख लीजिए, अगर जिसने नहीं देखी है। साथ में सेकंड क्लास मैंने आपको आज प्रोवाइड करा दी गई है। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट लेक्चर, इम्पॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिल सके, कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। क्योंकि देखिए अभी उत्तराखंड में बहुत वैकेंसी आने वाली है, तो आपको अपना जो रिटर्न है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट अब बहुत ज़्यादा जा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपने अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होंगे, और अच्छे मार्क्स तभी लेके आएंगे जब आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। टू द पॉइंट पढ़ना है, और बहुत ही ज़्यादा डीपली भी आपने पढ़ना है, जिससे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिले। इस तरह की वीडियोस मैं आपको अभी और भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टाइम टू टाइम चैनल को विजिट भी आप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।